डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। ये दोनों टॉपिक्स आपस में कनेक्टेड हैं, इसीलिए हम इन्हें साथ में पढ़ेंगे। पूरी वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि अगर आपको लगता है कि यार टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया है, फिर भी मैं इसे एक नया एंगल दूंगी और आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। एंड वन मोर थिंग, ये टॉपिक बहुत जरूरी है क्योंकि ये फ्रेमवर्क बनाता है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए और आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। सो मेक श्योर यू वॉच द एंटायर वीडियो। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, let's get started. ओके इसे समझने के लिए सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। आप हैं, आपके पास 50,000 रुपीज रखे हुए हैं टू स्पेंड, राइट। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, राइट। आप या तो ट्रिप पर जा सकते हैं या फिर आप एक लैपटॉप खरीद सकते हैं। अब अगर आप इन दोनों को कंपेयर करने लगेंगे तो कंपैरिजन के लिए कोई ग्राउंड ही नहीं है। अगर आप ट्रिप पे जाएंगे, यू आर गोइंग टू एंजॉय विद योर फ्रेंड्स, यू आर गोइंग टू क्रिएट मेमोरीज। वेयर एज अगर आप लैपटॉप लेंगे, वो आपके लिए एक असेट है, वो आपकी पढ़ाई में काम आएगा, फ्यूचर में आपके प्रोजेक्ट्स में आपको काम आएगा। सो देयर इज नो कंपैरिजन। लेकिन फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा? चूज करना पड़ेगा। ये जो सिचुएशन है ये बता रही है हमारी इकोनॉमी की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जिसे हम बोलते हैं स्कैर्सिटी, राइट। वी कॉल इट स्कैर्सिटी। स्कैर्सिटी मतलब होता है कि एक इंडिविजुअल के पास कितने भी रिसोर्सेज हों, उसकी वांट्स हमेशा उससे ज्यादा ही होंगी। अब मैं कहती हूँ 50,000 की जगह अगर आपके पास 70,000 होते तो आप सोचते चलो इंटरनेशनल ट्रिप कर लेते हैं, या थोड़ी दूर चले जाते हैं, या एक ज्यादा अच्छा लैपटॉप खरीद लेते हैं। तो हमेशा जो हमारी वांट्स होंगी वो हमारे रिसोर्सेज से ज्यादा ही होंगी, राइट। तो ये जो प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी होती है, इसकी वजह से एक और प्रॉब्लम हमारे सामने आती है जिसे हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। जैसे वी नीड टू चूज बिटवीन अ ट्रिप और अ लैपटॉप। हम दोनों नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कम है और हमारी वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये एक इंडिविजुअल से लेके एक इकोनॉमी में सब में देखी जाती है। कैसे? अब ये तो आप एक इंडिविजुअल थे, अब ले लीजिए ये आप हैं, ये आपका दोस्त है, ये आपका एक और दोस्त है। इस तरीके से सब लोग मिलकर एक इकोनॉमी बनाते हैं। अब हर एक इंडिविजुअल के पास कुछ रिसोर्सेज होंगे और हर एक इंडिविजुअल की कुछ वांट्स होंगी। अब हमने ये तो पढ़ लिया है कि हर एक इंडिविजुअल की जो रिसोर्सेज हैं वो उसकी वांट से क्या होंगी? कम होंगी, राइट। तो मतलब अगर मैं सारे रिसोर्सेज को ऐड कर दूं और सारी वांट्स को भी ऐड कर दूं तो मैं ये कह सकती हूं कि एक इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्सेज होंगे वो हमेशा वांट से कम ही होंगे, राइट। तो चाहे मैं एक इंडिविजुअल की बात करूं या मैं पूरी एक इकोनॉमी की बात करूं, क्योंकि एक इकोनॉमी किससे बनती है? इंडिविजुअल से ही तो बनती है। तो एक इकोनॉमी के पास भी हमेशा जो रिसोर्सेज होते हैं वो उसकी वांट से कम होते हैं। इसीलिए एक इकोनॉमी के पास भी प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी होती है और इसीलिए एक इकोनॉमी को भी हमेशा प्रॉब्लम ऑफ चॉइस रहती है। मतलब एक इकोनॉमी को चूज करना पड़ता है कि उसे कौन से रिसोर्सेज कौन सी वांट के लिए इस्तेमाल करने हैं और कौन सी वांट्स को उसे क्या करना है, या तो पोस्टपोन करना है या कैंसिल करना है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स बनने हैं, ठीक है, और उसी तरीके से आपको आर्मी पे भी खर्चा करना है, राइट। प्लेन्स खरीदने होते हैं, हेलीकॉप्टर्स खरीदने होते हैं, आर्मीमेंट्स खरीदने होते हैं, राइट। अब सरकार को कुछ खर्चा करना है हॉस्पिटल्स पर और कुछ खर्चा करना है आर्मी पर। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई किस में करना चाहिए और किसको हटा देना चाहिए, तो आप कहेंगे दोनों ही प्राइम इंपॉर्टेंस की हैं, राइट। गिवन द सिचुएशन जो इंडिया के बॉर्डर्स के साथ जो नेशंस हैं उसके साथ जो सिचुएशन चल रही है, जैसे चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, इन सबको ध्यान रखते हुए हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम आर्मी के खर्चों को बिल्कुल निगलेक्ट कर दें। उसी तरीके से हमें पता है जब हमारे पास कोविड आया था, कोविड जैसा एपिडेमिक आ गया था, तो कितने वेंटिलेटर्स, हॉस्पिटल्स, इन सब चीजों की जरूरत पड़ी थी। सो हॉस्पिटल्स भी प्राइम इंपॉर्टेंस है। तो एक इकोनॉमी को चूज करना पड़ता है कि कितने रिसोर्सेज कहां पर एलोकेट करने हैं, और वो हमेशा हर तरीके जितने भी उन्हें वांट्स हैं वो सारे सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा क्या है? प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी है। और स्कैर्सिटी क्यों आती है? बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। क्योंकि ह्यूमन नेचर ही ऐसा है कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज होंगे हमें उससे ज्यादा की ही ख्वाहिश होगी, राइट। तो एक इकोनॉमी में लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट्स की वजह से स्कैर्सिटी आती है, और स्कैर्सिटी की वजह से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को हम आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। सबसे पहला आता है इसमें व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड है इसमें हाउ टू प्रोड्यूस, और तीसरा है इसमें फॉर whom टू प्रोड्यूस। लेट्स अंडरस्टैंड देम इन डिटेल। ओके तो ये है हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। इस स्लाइड पे वापस आएंगे एक बार सारे कंसेप्ट समझने के बाद। ओके सबसे पहले आ जाते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस पर, ठीक है। अब ये आपको लगेगा कि व्हाट टू प्रोड्यूस ये कैसा क्वेश्चन है। अब इसमें मैं आपको 2 एग्जांपल्स देती हूँ। पहला एग्जांपल वही जो मैंने आपसे कहा था, हॉस्पिटल्स का और आर्मी गुड्स का, हॉस्पिटल्स का और आर्मी गुड्स का।
ठीक है। अब जो इस तरीके के डिसीजन होते हैं कि हॉस्पिटल्स में कितना खर्चा करना है, आर्मी गुड्स में कितना खर्चा करना है, या मैं ऐसे कहूं कि मेडिकल में कितना खर्चा किया जाएगा और आर्म्ड फोर्सेस में कितना खर्चा किया जाएगा, अगर आप ये दोनों वर्ड्स ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे हर साल जो हमारे पास बजट आता है, यूनियन बजट आता है, उसमें इन दोनों की एलोकेशन हो रखी होती है, राइट। हर साल सरकार बताती है कि भाई हमारा टोटल इतना बजट है और इस बजट में हम इतना एलोकेशन कर रहे हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और इतना कर रहे हैं आर्मी के लिए, राइट। तो मतलब ये डिसीजन कौन ले रहा है कि कितना खर्चा मेडिकल में होगा, कितना आर्मी में, ये कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टे विद मी ऑन दिस, राइट। वेयर एज अगर मैं बात करूं कि एक इकोनॉमी में कितनी कार्स बनेंगी, कितनी कार्स बिकेंगी, ये किस पे डिपेंडेंट है? कस्टमर्स की डिमांड पर और सप्लाई पर, ठीक है। अब हमें पता है अगर मैं गाड़ियों को 3 सेगमेंट में बांट दूं, सिंपल, एक है हैचबैक, एक है हमारे पास एसयूवीज और एक है हमारे पास सेडान्स, राइट। तो अब कंपनीज ये डिसाइड कर रही हैं कि भाई कितनी हैचबैक्स बनानी है, कितनी एसयूवीज बनानी है, कितनी सेडान बनानी है, व्हाट टू प्रोड्यूस, राइट। ये किस पे डिपेंड करेगा कि भाई डिमांड कितनी है मार्केट में, राइट। और वेयर एज अगर मैं कस्टमर की बात करूं तो कस्टमर क्या देखेगा कि भाई सप्लाई कितनी है, मतलब हैचबैक का प्राइस कितना है, क्योंकि सप्लाई किस पे डिपेंड होगी? प्राइस पर। तो कितने हैचबैक्स हैं, एसयूवी का प्राइस रेंज क्या है, सेडान का प्राइस रेंज क्या है, राइट। तो जो कार्स कितनी बिकेंगी इकोनॉमी में वो डिटरमाइन करेगा डिमांड एंड सप्लाई, जिसे हम बोलते हैं मार्केट ऑपरेशंस, जिसे हम क्या बोलते हैं? मार्केट ऑपरेशंस। तो कुछ चीजों का व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोडक्शन होनी चाहिए है एक इकोनॉमी में, कुछ चीजें तो डिपेंड करती हैं मार्केट ऑपरेशंस पर। मार्केट ऑपरेशंस यानी कि डिमांड एंड सप्लाई पर। डिमांड कौन क्रिएट करेगा? कंज्यूमर। और सप्लाई कौन क्रिएट करेगा? प्रोड्यूसर। तो कुछ तो डिपेंड करता है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर यानी कि डिमांड और सप्लाई पर, और बाकी कुछ डिपेंड करता है जो सेंट्रल अथॉरिटीज होती हैं, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। तो व्हाट टू प्रोड्यूस इन इकोनॉमी, इसका आंसर कौन देता है? कुछ डिसीजन लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट और कुछ डिसीजन लिए जाते हैं थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस यानी कि डिमांड एंड सप्लाई, राइट। तो बेटा ऐसी इकोनॉमी जहां पे कुछ डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं और कुछ डिसीजंस हमारे डिमांड और सप्लाई के हाथ में होते हैं, ऐसी इकोनॉमी को बोला जाता है बेटा मिक्स्ड इकोनॉमी, राइट। इसे हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी, राइट। तो व्हाट टू प्रोड्यूस जो है वो डिपेंड होता है कि आपकी इकोनॉमी किस तरीके की है। आजकल ज्यादातर इकोनॉमीज जो होती है वो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। अब देखो यहाँ पे टॉपिक आ गया टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, राइट। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में कुछ डिसीजंस लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और कुछ होती है ओपन मार्केट ऑपरेशन से, राइट। तो चलिए डिटेल देख लेते हैं। एवरी इकोनॉमी मस्ट डिसाइड विच गुड्स एंड सर्विसेज टू प्रोड्यूस इन व्हाट क्वांटिटीज। तो हर एक इकोनॉमी को डिसाइड करना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा और कितनी क्वांटिटी में बनेगा। अब सरकार ने डिसाइड किया कि भाई इस बार का जो बजट है मेजर एलोकेशन की जाएगी मेडिकल में और आर्मी में, तो उन्होंने ये डिसाइड कर दिया कि एलोकेशन कहां होगी। अब ये भी डिसाइड करना है कि कितनी कितनी प्रोडक्शन होगी किस किस प्रोडक्ट की, राइट। ओके, नेक्स्ट है शुड मोर रिसोर्सेज बी यूज्ड टू प्रोड्यूस फूड एंड क्लोथिंग, कंज्यूमर गुड और मशीन्स और फैक्ट्रीज। अब यहां पे मैं क्या बताना चाह रही हूं आपको कि जो ऑप्शंस हैं वो इतने ज्यादा वेरिएंट होते हैं कि उसमें कोई कंपैरिजन का वो नहीं होता है। अब आप मेडिकल को आर्म्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें चूज करना पड़ता है, गवर्नमेंट को चूज करना पड़ता है। ओके, Now, the choice depends on the needs and priorities of the society. तो choice किस पे डिपेंड करती है? needs. अब जो ये market operations है ये डिटरमाइन करेंगे needs को, और and priorities of the society. अब priorities कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आप जैसे और मेरे जैसे लोग तो ये बैठ के नहीं सोचेंगे ना कि इस बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कितने बनने चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल्स कितने बनने चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास सेंट्रलाइज्ड बॉडी है, राइट, सरकार है हमारे पास इसके लिए। और बाकी कितने सेलफोन्स बनेंगे, कितने सेलफोन्स बिकेंगे, कितने लैपटॉप्स बनेंगे, कितने लैपटॉप्स बिकेंगे, कितने आईपैड्स बनेंगे, राइट। जितने भी ये लग्जरी आइटम्स हैं जो नेसेसिटी नहीं है, वो कौन डिटरमाइन करता है? वो मार्केट ऑपरेशंस डिटरमाइन करते हैं, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। ओके, लेट्स मूव अहेड। हाउ टू प्रोड्यूस। अब दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, हाउ टू प्रोड्यूस। अब लास्ट स्लाइड में मैंने आपको एक तरीके की इकोनॉमी समझा दी, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। नोट्स बनाते रहिए। ओके, अब जब मैं बात करती हूँ हाउ टू प्रोड्यूस, नाउ अगेन दिस सीम्स लाइक अ वेरी सिली क्वेश्चन बट इट इज नॉट। हाउ टू प्रोड्यूस में दो तरीके होते हैं प्रोडक्शन के हमारे पास, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव मतलब ह्यूमन सेंट्रिक, जहां पे इंसानों का इस्तेमाल ज्यादा होगा, और कैपिटल इंटेंसिव यानी कि मनी सेंट्रिक, मतलब जब किसी इकोनॉमी की
के पास बहुत सारा पैसा होगा, वो टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, वो बड़ी बड़ी मशीन्स यूज कर सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड योर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। अब इन दोनों में से कौन सा इस्तेमाल होगा, ये डिपेंड करता है कि इकोनॉमी की नीड क्या है और एक इकोनॉमी के पास रिसोर्सेज क्या है। अब हमें पता है ह्यूमन और कैपिटल दोनों ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। तो अगर किसी इकोनॉमी के पास लेबर ज्यादा है, जैसे कि हम बात करते हैं वियतनाम की, हम बात करते हैं श्रीलंका की, हम बात करते हैं बांग्लादेश की, ऐसी जगहों पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है और लोग बहुत ज्यादा हैं, ह्यूमन कैपिटल बहुत ज्यादा है, तो ऐसी जगहों पर ह्यूमन इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव टेक्निक से प्रोडक्शन की जाती है। वेराज जब मैं बात करती हूँ डेवलप्ड इकोनॉमीज की, जैसे कि यूएस है, यूके है, वहां पर ह्यूमन फोर्स इतनी अवेलेबल नहीं है, वहां पे कैपिटल ज्यादा अवेलेबल है, मनी है, टेक्नोलॉजी है, मशीन्स हैं, तो वहां पे जो प्रोडक्शन है वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से होती है। तो पहली चीज कि एक इकोनॉमी के पास रिसोर्सेज किस तरीके के हैं। दूसरी चीज कि एक इकोनॉमी चाहती क्या है, क्या एक इकोनॉमी का गोल है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना? अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करेंगे। वेराज अगर मास प्रोडक्शन करनी है, हम चाहते हैं कि भाई बहुत सारा सामान हम एक्सपोर्ट कर सकें, हम नंबर 1 एक्सपोर्टर बन जाएं, राइट, मास प्रोडक्शन हो, पर यूनिट कॉस्ट बहुत कम हो जाए, तो हम क्या यूज करेंगे? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करेंगे, राइट। तो ये 2 मेजर क्राइटेरिया होते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि किस तरीके से प्रोडक्शन की जाएगी, राइट। मेथड और टेक्निक फॉर प्रोडक्शन 2 मेन है, लेबर एंड कैपिटल। ये किस पे डिपेंडेंट होता है? ऑब्जेक्टिव्स पर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज यानी कि ह्यूमन रिसोर्स ज्यादा है या कैपिटल रिसोर्स, और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है तो लेबर इंटेंसिव, और कॉस्ट मिनिमाइजेशन है तो कैपिटल इंटेंसिव। मेक श्योर अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, लीव इट इन द कमेंट सेक्शन, right? Okay, let's move ahead on the third central problem of an economy, for whom to produce. अब किसके लिए प्रोडक्शन करनी है, राइट अब जब मैं कार्स की बात कर रही थी तो भाई अगर मर्सिडीज जैसी कंपनी देखेंगे तो उन्हें तो पता है कि भाई उन्हें अपर सेगमेंट के लोगों के लिए कार्स बनानी है, राइट, उन्हें अच्छे से पता है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब ये क्वेश्चन आता है बेटा मेनली जब सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड डिसीजंस होते हैं, राइट। दिस प्रॉब्लम डील्स विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग पीपल इन सोसाइटी, की सोसाइटी में किस तरीके से गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, राइट। और ये डिपेंडेंट होता है इनकम पर, राइट, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पर। अब फॉर एग्जांपल बजट आया और उसमें सरकार ने कहा कि भाई हम मेजर एलोकेशन कर रहे हैं एग्रीकल्चर में और हम लोग इस बार इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे कम ध्यान देंगे, तो मतलब ज्यादा प्रोडक्शन किसके लिए होगी? एग्रीकल्चरल बेस के लिए होगी। ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कहाँ होगा? एग्रीकल्चरल एरियाज में होगा, राइट। तो इस तरीके से जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है या जो सेंट्रल अथॉरिटीज होती हैं वो अपनी इकोनॉमी की नीड्स को देखते हुए ये डिसाइड करते हैं कि सोसाइटी के कौन से सेगमेंट को ज्यादा जरूरत है कौन से प्रोडक्ट की, राइट। ओके, लेट्स मूव अहेड। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज पर। टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज इसमें क्या होता है? बेस्ड ऑन हु ओन्स द रिसोर्सेज, किसके पास रिसोर्सेज हैं, इकोनॉमिक डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड हुम टू प्रोड्यूस। अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये तीनों जो डिसीजंस हैं इंडिया जैसी कंट्री में कैसे लिए जाते हैं, कुछ लेती है गवर्नमेंट और कुछ होते हैं फ्री मार्केट ऑपरेशंस। तो मतलब हमारे पास 2 फोर्सेज हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा फ्री मार्केट ऑपरेशन जिसमें आता है डिमांड एंड सप्लाई। तो इसीलिए हमारी इकोनॉमी को बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, राइट। व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट अ मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके, लेट्स मूव अहेड। 3 तरीके की हमारे पास इकोनॉमी होती है। सबसे पहले हम देख रहे हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी, कमांड और प्लान्ड इकोनॉमी। ओके, सोशलिस्ट इकोनॉमी का मेजर फीचर क्या है कि यहां पर सारी चीजें सरकार के हाथ में होती हैं, गवर्नमेंट सारे डिसीजंस लेगी, कोई भी चीज प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास नहीं होगी। नो प्राइवेट ओनरशिप, ओनली एंड ओनली गवर्नमेंट एंड एवरीथिंग इज प्लान्ड सेंट्रली। गवर्नमेंट ही सारे डिसीजंस लेती है। अब इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से क्या होता है? पब्लिक ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कोई भी प्राइवेट ओनरशिप नहीं होगी। प्राइवेट ओनरशिप यानी कि किसी एक इंडिविजुअल के पास कोई प्रॉपर्टी, कोई कंपनी, ऐसी चीजें नहीं होंगी। सेंट्रल इकोनॉमिक प्लानिंग, सारी चीजें सेंट्रली प्लान की जाती हैं, प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, गोल है सोसाइटी वेलफेयर। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जितने भी डिसीजन लेती है वो पूरी इकोनॉमी के लिए लेती है, तो जो मोटिव होता है वो कोई एक इंडिविजुअल नहीं होता। इंडिविजुअल अगर कोई डिसीजन लेगा वो अपने बेनिफिट के लिए लेगा, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रली कोई डिसीजन लिया जाएगा तो पूरी इकोनॉमी को कलेक्टिवली लिया जाएगा। तो इसीलिए इस टाइप की इकोनॉमी में सोशल वेलफेयर को प्रायोरिटी दी जाती है। यहाँ पे इनकम और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर से होता है और लिमिटेड कंज्यूमर चॉइसेस होती है। अब इसमें क्या हो रहा है?
डिमांड और सप्लाई पे कोई भी चीज डिपेंडेंट नहीं है। एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ये डिसाइड कर रही है कि इकोनॉमी को किस चीज की जरूरत है, किस क्वांटिटी में जरूरत है और किस तरीके से गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ऐसे में कोई भी ज्यादा अमीर नहीं हो सकता, कोई भी ज्यादा गरीब नहीं हो सकता। तो अगर आप ये सुन रहे होंगे आपको लगेगा कि सोशलिस्टिक फॉर्म तो बहुत अच्छा है, ऐसे में कोई भी हम कह सकते हैं अडानी नहीं बन सकते हैं, अंबानी नहीं बन सकते हैं, बट नो, ऐसे में क्या देखा जाता है कि एक तो डिमांड और सप्लाई नहीं होती है, कंज्यूमर साइड नहीं होती है, प्रोड्यूसर साइड नहीं होती है, तो अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं मिल पाते हैं, जैसे हम बोलते हैं लिमिटेड कंज्यूमर चॉइस, तो इकोनॉमी ज्यादा डेवलप नहीं हो पाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पे अक्सर देखा गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड होता है हमारी कंट्री में, जैसे वो पीएम है, वो उसके पास इतनी ज्यादा पावर आ जाती है, दिस बिकम डिक्टेटर्स, राइट। इसी तरीके से डिक्टेटर्स क्रिएट होते हैं, क्योंकि जितनी भी पावर होती है वो एक सिंगल पर्सन के पास आने लग जाती है। ही कंट्रोल्स एवरीथिंग, ही कंट्रोल्स ऑल द रिसोर्सेज ऑफ एन इकोनॉमी, जो हिस्ट्री में देखा गया है कि बहुत बुरा रहा है। जैसे एक टाइम पे जब हिटलर के पास सारे रिसोर्सेज थे, वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट थे, तो उस टाइम पे इकोनॉमी के जितने भी रिसोर्सेज थे वो सारे के सारे वॉर में इस्तेमाल कर लिए गए थे, पब्लिक वेलफेयर के लिए उन्हें इस्तेमाल नहीं किया गया था। तो सारी पावर एक सेंटर में आने का ये डिसएडवांटेज होता है, दैट इट कैन गेट आउट ऑफ कंट्रोल एंड इट कैन क्रिएट डिक्टेटर्स, राइट। तो इसीलिए सोशलिस्ट सेटअप ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। फिर हम आए दूसरे तरीके की इकोनॉमी पे, जैसे हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या फ्री मार्केट इकोनॉमी, जहां उन्होंने कहा कि भाई सेंटर में कोई नहीं बैठा हुआ है, कोई डिसाइड नहीं करेगा किसका, अपने आप डिमांड क्रिएट होगी, अपने आप सप्लाई होगी, और डिमांड और सप्लाई के मैकेनिज्म से अपने आप जो इकोनॉमी है वो डिसाइड कर लेगी कि कौन सी कितनी चीज बननी है, राइट। अब अगेन कैपिटलिस्ट सेटअप अगेन साउंड्स वेरी गुड टू बी ट्रू। The downside of this is that the person who is rich becomes richer, क्योंकि जिस बंदे के पास रिसोर्सेज आने शुरू होते हैं वो रिसोर्सेज को और पुल कर सकता है। कैसे पुल कर सकता है? वो डिमांड भी क्रिएट कर सकता है, वो सप्लाई भी क्रिएट कर सकता है। एंड अगेन कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी में जो रिच पर्सन होता है उसके पास पावर जाने लगती है। सोशलिस्ट सेटअप में जो पॉलिटिकली हाईएस्ट प्रोफाइल पर है उसके पास पावर जाती है, और कैपिटलिस्ट सेटअप में जो सबसे अमीर है उसके पास सारी पावर जाने लगती है। और होता क्या है, इनकम गैप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब अगर मैं बहुत ज्यादा अमीर हूं और मेरे पास ज्यादा पावर है, तो आई विल थिंक अबाउट, अब मैं सोचूंगी प्रोडक्शन किस चीज की होनी चाहिए भाई, बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होनी चाहिए ताकि बड़ी बड़ी कंपनीज आ सके, प्रोडक्शन हो सके। आई विल नॉट थिंक अबाउट एग्रीकल्चर, आई विल नॉट थिंक अबाउट पीपल अंडर द पॉवर्टी लाइन, राइट, जिसकी वजह से क्या होगा, गैप बढ़ता जाएगा बिटवीन द रिच एंड द पुअर। तो इसीलिए एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ऑल्सो इज ऑल्सो बैड। और यही हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा नेशन कैपिटलिज्म की तरफ जा रहा है, पीपल प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट, क्योंकि जितने भी लोग टॉप पे बैठे हैं, जितने भी लोग अमीर हैं, दे आर कंट्रोलिंग ऑल द रिसोर्सेज, जिसकी वजह से जो पावर है वो ज्यादा अमीर लोगों के पास जा रही है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? प्राइवेट ओनरशिप है। अब प्रॉफिट मोटिव रहता है। प्रॉफिट मोटिव जब रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कंज्यूमर एक्सप्लॉइट होगा। कंज्यूमर इसमें फ्री होता है चूज करने के लिए, उसे क्या चाहिए इनिशियली, लेकिन जैसे जैसे कैपिटलिस्ट जो होते हैं वो उनकी पावर बढ़ती जाती है, वो धीरे धीरे क्या करते हैं, वो छोटे छोटे प्लेयर्स को खत्म कर देते हैं, एंड अगेन इट लीड्स टू पावर एक्यूमुलेशन, राइट। प्राइस मैकेनिज्म डिटरमाइंस प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिमल गवर्नमेंट का रोल मिनिमल होता है, राइट। इसका एग्जाम्पल है, अब अगर मैं बात करूं सोशलिस्ट की, तो कोरिया है उसका एग्जाम्पल। कंप्लीट इकोनॉमी कोई भी नहीं है, बट वी कैन से यूएस की जो इकोनॉमी है वो ज्यादा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। अब हम आ जाते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी पर। मिक्स्ड इकोनॉमी बैलेंस है, राइट। यहाँ पे हम कंज्यूमर को भी चॉइस दे रहे हैं, हम प्रोड्यूसर को भी प्रॉफिट कमाने दे रहे हैं, हम प्राइवेट ओनरशिप भी अलाउ कर रहे हैं, और कुछ चीजों की पब्लिक ओनरशिप भी है, गवर्नमेंट ओनरशिप भी है, ताकि गवर्नमेंट बैलेंस मेंटेन कर सके। तो एक मिक्स्ड इकोनॉमी जो है वो क्या करता है, इट फाइट्स द इविल ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड स्ट्राइक्स अ बैलेंस बिटवीन देम। तो मिक्स्ड इकोनॉमी, हमारी जो इकोनॉमी है आजकल के टाइम पे ज्यादातर जो इकोनॉमीज हैं वो मिक्स्ड इकोनॉमी ही है। और अगर मैं कहूं इंडिया क्या है, इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी विद एन इंक्लिनेशन टुवर्ड्स कैपिटलिज्म। वी आर मूविंग मोर टुवर्ड्स कैपिटलिज्म। इफ यू कॉन्ट्रडिक्ट विद दिस, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ना सी जो ये वाली चीजें हैं डिबेटेबल है। अब किसी को लग सकता है नहीं वी आर अ मिक्स्ड इकोनॉमी, मुझे लगता है दैट वी आर अ मिक्स्ड इकोनॉमी विद अ हिंट ऑफ मोर विच वी आर मूविंग टुवर्ड्स कैपिटलिज्म, राइट। सो एवरीवन हैज देयर ओन ओपिनियन डिपेंडिंग अपॉन different observations they have, right?
मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक ओनरशिप, गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी है, मार्केट मैकेनिज्म भी है, सोशल वेलफेयर भी है, प्रॉफिट मोटिव भी है, गवर्नमेंट की प्लानिंग भी है ताकि बैलेंस्ड ग्रोथ हो सके, राइट। सो दीज वर आर मेजर टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। और ये जो मेजर टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज हैं ये डिसाइड करती हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो एक मिक्स्ड इकोनॉमी में व्हाट टू प्रोड्यूस कौन डिटरमाइन करता है, कुछ डिमांड एंड सप्लाई जिसे हम बोलते हैं मार्केट ऑपरेशन, और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट। हाउ टू प्रोड्यूस कौन डिटरमाइन करता है, ज्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट। फॉर हुम टू प्रोड्यूस कौन डिटरमाइन करता है, अगेन डिमांड एंड सप्लाई एंड योर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस तरीके से सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी हमने खत्म किया, जो कहाँ से इमर्ज होता है, स्कैरसिटी एंड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से, जो इंडिविजुअल लेवल पे भी एग्जिस्ट करती है और एक इकोनॉमी के लेवल पे भी एग्जिस्ट करती है। आई होप ये वाला लेक्चर आपके लिए फ्रूटफुल था। आपके जो भी कमेंट्स हैं, जो भी फीडबैक है, प्लीज फील फ्री टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन।